जय हिंद दोस्तों, मैं अमित आप सभी का अपने YouTube चैनल अमित मेहंदा क्लास पर स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो हम देखने वाले हैं हम लक्ष्मीकांत की जो पॉलिटी की बुक है उसका चैप्टर नंबर 4। इससे पहले मैं 3 लेक्चर ले चुका हूं। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखे हो तो कृपया उन लेक्चरों को जाकर देख ले। देखते हैं इसमें संविधान की प्रस्तावना में प्रेम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जो ये प्रेम्बल है इसे भारत के जो पूर्ण संविधान लागू होने के बाद ही इसे लागू किया गया था। अमेरिकी संविधान में प्रस्तावना को सम्मिलित किया गया था, यानी सबसे पहले जो प्रस्तावना शामिल की गई थी वो अमेरिका के संविधान में किया गया था। उपरांत कई अन्य देशों ने इसे अपनाया, जिनमें भारत भी शामिल है। प्रस्तावना संविधान के परिचय तथा भूमिका को कहते हैं। जो प्रस्तावना होती है उसे संविधान का परिचय पत्र भी कहते हैं। इसमें संविधान का सार होता है। प्रख्यात न्यायविद व संवैधानिक विशेषज्ञ N.A. पालकीवाला ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा है। क्वेश्चन ये आता है कि N.A. पालकीवाला ने संविधान की प्रस्तावना को क्या कहा है, तो संविधान का परिचय पत्र कहा है। आप इस तरह से जान सकते हैं कि जो संविधान की प्रस्तावना होती है, जब आप कोई बुक लेने जाते हैं किसी बुक सेलर से, तो आप देखते हैं कि पहले उसकी जो सामने फ्रंट पेज पर उसकी वो बनी हुई होती है कि इसमें कौन कौन से चैप्टर हैं, क्या क्या दिया हुआ है। तो आप उसी को देख के लगा लेते हैं अंदाजा कि इस बुक के अंदर क्या होने वाला है। तो ऐसी इस तरह से ये हमारा प्रेम्बल है कि इस संविधान में क्या क्या होने वाला है, ये सब हमारा संविधान की प्रस्तावना पढ़ने के बाद ही पता चल जाता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना पंडित नेहरू द्वारा बनाए गए और पेश किए गए एवं संविधान सभा द्वारा अपनाए गए उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। इसे 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा संशोधित किया गया, जिसने इसमें समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द सम्मिलित किए। जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में, उसमें 3 शब्द जोड़े गए। कौन कौन से? समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। इससे पहले ये तीनों शब्द नहीं थे। आगे देखते हैं। संविधान के प्रस्तावना की विषय वस्तु। अपने वर्तमान समय में प्रस्तावना को इस प्रकार पढ़ा जाता है। जो वर्तमान समय है उसमें जो प्रस्तावना पढ़ा जाता है वो इस तरह से पढ़ा जाता है, आप देख सकते हैं। जैसे हम भारत के लोग, यानी कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए और उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। क्वेश्चन ये आया था इस बार यूपी पीसीएस में कि हमारे संविधान में कितने प्रकार के न्याय हैं, तो आप देख सकते हैं 3 न्याय हैं, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास व उपासना की स्वतंत्रता। क्वेश्चन ये भी आ चुका है पीसीएस में कि कितने प्रकार की स्वतंत्रता है, तो आप देख सकते हैं 1, 2, आप देख सकते हैं विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास व उपासना, तो 5 प्रकार की स्वतंत्रता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि संविधान में कितने न्याय हैं, तो 3 प्रकार के हैं। संविधान में कितनी स्वतंत्रताएं हैं, तो 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं। प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता तथा अखंडता सुनिश्चित करने वाला बंधुत्व बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। क्योंकि हमारा कुछ संविधान के जो आर्टिकल हैं, अनुच्छेद हैं, वो 26 नवंबर 1949 को लागू हुए थे। बाकी जो बचा कुचा हमारा संविधान था वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। 1950 को लागू हुआ था और इसी को हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। प्रस्तावना के तत्व देखते हैं। प्रस्तावना के तत्व। प्रस्तावना में 4 मूल तत्व हैं। नंबर 1, संविधान के अधिकार का स्रोत। प्रस्तावना कहती है कि संविधान भारत के लोगों से शक्ति अधिग्रहित करता है। जो प्रस्तावना है वो कहती है कि जो संविधान को शक्ति मिलती है वो भारत के लोगों द्वारा मिलती है, यानी कि जो हम लोग हैं उनसे इसे शक्ति मिलती है। भारत, नंबर 2 देखते हैं, भारत की प्रकृति। यह घोषणा करती है कि भारत एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक व गणतांत्रिक राजव्यवस्था वाला देश है। इन सब के बारे में, संप्रभु क्या है, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, इन सब के बारे में आगे पढ़ने वाले हैं, सबको डिटेल से पढ़ेंगे। नंबर 3 देखते हैं, संविधान के उद्देश्य। इसके अनुसार न्याय, स्वतंत्रता, समता व बंधुत्व संविधान के उद्देश्य हैं। लागू होने की तिथि 26 नवंबर 1949 की तिथि का उल्लेख करती है और बाकी जो बचा कुचा है वो 26 जनवरी 1950 को लागू होता है हमारा संविधान। प्रस्तावना में कुछ मुख्य शब्दों का उल्लेख किया गया है। ये शब्द हैं संप्रभुता,
जिसे सोवरेनिटी बोलते हैं, समाजवादी, सोशलिज्म, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य, न्याय, स्वतंत्रता, समता व बंधुत्व, इनका विस्तार से उल्लेख नीचे किया गया है। आप देख सकते हैं सबसे पहले है सोवरेनिटी यानी कि संप्रभुता। संप्रभु शब्द का आशय है कि भारत न तो किसी अन्य देश पर निर्भर हो, न ही किसी अन्य देश का डोमिनियन है। इसके ऊपर और कोई शक्ति नहीं है और यह अपने मामलों आंतरिक या तथा बाहरी का निर्धारण करने के लिए स्वतंत्र है। यानी कहने मतलब ये है, जो भारत देश है, भारत देश बाहरी व आंतरिक दोनों मामले लेने में स्वतंत्र है। इसके ऊपर किसी भी अन्य शक्ति का वर्चस्व नहीं है। यद्यपि वर्ष 1949 में भारत ने राष्ट्रमंडल यानी कि कॉमनवेल्थ की सदस्यता स्वीकार करते हुए ब्रिटेन को इसका प्रमुख माना था, तथापि संविधान से अलग यह घोषणा किसी भी तरह से भारतीय संप्रभुता को प्रभावित नहीं करती है। इसी प्रकार भारत की संयुक्त राष्ट्र में सदस्यता इसकी संप्रभुता को किसी मायने में सम्मिलित नहीं करती है। यूएन जो है, इसकी बारे में बात की, यूएन का गठन कब हुआ था? तो 24 अक्टूबर 1945 में यूएन का गठन हुआ था। अब यूएन के बारे में मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई है, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। एक संप्रभु राज्य होने के नाते भारत किसी विदेशी सीमा अधिग्रहण अथवा किसी अन्य देश के पक्ष में अपनी सीमा के किसी हिस्से से दावा छोड़ सकता है। यानी कहने वाला यह, संप्रभु राज्य होने के नाते भारत किसी भी विदेशी सीमा अधिग्रहण या किसी अन्य देश के पक्ष में अपनी सीमा के हिस्से पर से दावा छोड़ सकता है। यानी कहने का मतलब ये है कि जैसे कि भारत ने किसी दूसरे देश की थोड़ी सी टेरिटरी या चाइना को एक्वायर कर लिया है और बाद में चाहे तो इस चाइना को छोड़ सकता है। 1976 के 42वें संविधान संशोधन से पहले भी भारत के संविधान में नीति निर्देशक तत्व यानी डीपीएसपी के रूप में समाजवादी लक्षण मौजूद थे। यानी कि जो डीपीएसपी है, इसमें भी समाजवादी के लक्षण मौजूद थे इससे पहले, जब इसमें जोड़े नहीं गए थे, यानी कि 1976 से पहले भी। दो शब्दों में जो बात पहले संविधान में अंतर्निहित थी उसे स्पष्ट रूप से जोड़ दिया गया है। और फिर कांग्रेस पार्टी ने समाजवादी स्वरूप को स्थापित करने के लिए 1955 में अवार्डी सत्र में एक प्रस्ताव पारित कर उसके अनुसार कार्य किया। यह बात ध्यान देने योग्य है कि भारतीय समाजवाद लोकतांत्रिक समाजवाद है। जो भारतीय समाजवाद है वो लोकतांत्रिक समाजवाद है, न कि एक साम्यवादी समाजवाद, जिसे राजशाही समाजवाद भी कहते हैं, जिसमें उत्पादन और वितरण के सभी साधनों का राष्ट्रीयकरण और निजी संपत्ति का उन्मूलन शामिल है। लोकतांत्रिक समाजवाद में मिश्रित अर्थव्यवस्था होती है, जहां सार्वजनिक व निजी क्षेत्र साथ साथ मौजूद रहते हैं। जैसे कि सर्वोच्च न्यायालय कहता है कि लोकतांत्रिक समाजवाद का उद्देश्य गरीबी, उपेक्षा, बीमारी व अवसर की असमानता को समाप्त करता है। भारतीय समाजवाद मार्क्सवाद और गांधीवाद का मिला जुला रूप है। यानी जो भारतीय समाजवाद है वो मार्क्सवादी विचारधारा और गांधीवादी विचारधारा का मिला जुला रूप है, जिसमें गांधीवादी समाजवाद की ओर ज्यादा झुका हुआ है। यानी जो हमारा ये भारतीय समाज है वो गांधीवादी समाज की तरह ज्यादा झुका है। उदारीकरण, निजीकरण व एवं वैश्वीकरण, जिसे एलपीजी रिफॉर्म बोलते हैं, एलपीजी रिफॉर्म भी बोलते हैं, जो 1991 में हुआ था। कि नई आर्थिक नीति 1991 ने हालांकि भारत के समाजवादी प्रतिरूप को थोड़ा लचीला बनाया है। अब बात करते हैं धर्मनिरपेक्ष शब्द को 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जोड़ा गया है। जैसे कि उच्चतम न्यायालय ने भी 1976 में कहा था, यद्यपि धर्मनिरपेक्ष राज्य शब्द का स्पष्ट रूप से संविधान में उल्लेख नहीं किया गया था, तथापि इसमें कोई संदेह नहीं है कि संविधान के निर्माता ऐसे ही राज्य की स्थापना करना चाहते थे। इसलिए संविधान में अनुच्छेद 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जोड़ा गया है। यानी जो धार्मिक स्वतंत्रता है जो दे रखी है वो संविधान 25 से 28 के बीच में दे रखी है, जो अनुच्छेद है। तो आगे देखते हैं, एक एक अनुच्छेद के बारे में डीप से पढ़ेंगे। भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता की सभी अवधारणाएं विद्यमान हैं, अर्थात हमारे देश में सभी धर्म समान है और उन्हें सरकार का समान समर्थन। जो हमारा भारतीय संविधान है उसने किसी एक पर्टिकुलर धर्म को बढ़ावा नहीं दिया। वो सब, उसके सामने सारे धर्म समान है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई सा भी धर्म हो, उसके लिए सब समान है। लोकतांत्रिक संविधान की प्रस्तावना में एक लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था की परिकल्पना की गई है। यह प्रचलित संप्रभुता के सिद्धांत पर आधारित है, अर्थात सर्वोच्च शक्ति जनता के हाथ में है। यानी जो लोकतांत्रिक का मतलब है जहां पर जनता वोट देती है, जहां पर जनता का मत होता है, वहां पर जनता सर्वोच्च शक्ति के रूप में होती है।
लोकतंत्र दो प्रकार का होता है, प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में लोग अपनी शक्ति का इस्तेमाल प्रत्यक्ष रूप से करते हैं, जैसे स्विट्जरलैंड। प्रत्यक्ष लोकतंत्र के चार मुख्य औजार हैं, इनके नाम निम्नलिखित हैं: परिप्रेक्षा, रेफरेंडम, पहल इनिशिएटिव, प्रत्यावर्तन या प्रत्याशी को वापस बुलाना रिकॉल, संग्रह टेलीविसाइट। दूसरी ओर अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधि सर्वोच्च शक्ति का इस्तेमाल करते हैं और सरकार चलाते हुए कानूनों का निर्माण करते हैं। इस प्रकार के लोकतंत्र को प्रतिनिधि लोकतंत्र भी कहा जाता है। यह दो प्रकार का होता है, संसदीय और राष्ट्रपति के अधीन। भारतीय संविधान में प्रतिनिधि संसदीय लोकतंत्र की व्यवस्था है, जिसमें कार्यकारिणी अपनी सभी नीतियों और कार्यों के लिए विधायिका के प्रति जवाबदेही है। वयस्क मताधिकार, सामयिक चुनाव, कानून की सर्वोच्चता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता व भेदभाव का अभाव भारतीय राज्य व्यवस्था के लोकतांत्रिक लक्षण के स्वरूप हैं। संविधान की प्रस्तावना में लोकतांत्रिक शब्द का इस्तेमाल वैध रूप में किया गया है, जिसमें न केवल राजनीतिक लोकतंत्र बल्कि सामाजिक व आर्थिक लोकतंत्र को भी शामिल किया गया है। यानी कि जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है उसमें लोकतांत्रिक शब्द का इस्तेमाल तो किया गया है, उसके अलावा राजनीतिक लोकतंत्र, सामाजिक व आर्थिक तीनों को शामिल किया गया है। यहाँ पर डॉक्टर अम्बेडकर ने 25 नवंबर 1949 को संविधान सभा में दिए गए अपने समापन भाषण में विशेष बल देते हुए कहा था, क्या कहा था देखते हैं। राजनीतिक लोकतंत्र तब तक स्थायी नहीं बन सकता जब तक कि उसके मूल सामाजिक लोकतंत्र नहीं हो। सामाजिक लोकतंत्र का क्या अर्थ है? इसका अर्थ है वह जीवन शैली जो स्वाधीनता, समानता और भ्रातृत्व को मान्यता देती है। स्वाधीनता, समानता और भ्रातृत्व के सिद्धांतों को अलग से एक त्रयी के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। ये आपस में मिलकर एक त्रयी का रचना इस अर्थ में करते हैं कि यदि इनमें से एक को भी अलग कर दिया जाए तो लोकतंत्र का उद्देश्य ही पराजित हो जाता है। जो ये है स्वाधीनता, समानता और भ्रातृत्व, ये तीनों को एक साथ चलते हैं और इन्हें अगर अलग किया जाता है तो उस लोकतंत्र का गला घोट दिया जाता है, यानी वो लोकतंत्र पराजित हो जाता है। स्वाधीनता को समानता से अलग नहीं किया जा सकता, यानी जो स्वाधीनता है उसे समानता से अलग नहीं किया जा सकता है और समानता को स्वाधीनता से अलग नहीं किया जा सकता है। उसी प्रकार स्वाधीनता को समानता का भ्रातृत्व या बंधुत्व से भी अलग नहीं किया जा सकता है। समानता के अभाव में स्वाधीनता से कुछ का आधिपत्य अनेक पर स्थापित होने की स्थिति बनेगी। समानता बिना स्वाधीनता के वैयक्तिक पहल अथवा उद्यम को समाप्त कर देगी। स्वाधीनता का मतलब होता है लिबर्टी। लिबर्टी से आशय है व्यक्ति द्वारा अपने क्रियाकलापों का स्वयं द्वारा नियंत्रण से है, यानी कि जो स्वाधीनता है, जो भी क्रियाकलाप करते हैं ये इनकी जो लिबर्टी है इनकी अपनी होती है, यानी कि इनका खुद का नियंत्रण होता है उस चीज पर। इसी संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय ने 1997 में व्यवस्था दी। संविधान एक महत्वपूर्ण सामाजिक व्यवस्था की स्थापना का लक्ष्य रखता है, जिससे कि प्रत्येक नागरिक को भारत का गणराज्य के सामाजिक, सर्व, आर्थिक लोकतंत्र में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्रदान किया जा सके। गणतंत्र समझते हैं। गणतंत्र एक लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था को दो वर्गों में बांटा जा सकता है। नंबर 1 राजशाही और दूसरा गणतंत्र। गणतंत्र का मतलब ये है जहाँ पर राजा या महारानी ना हो, यानी कि वहां पर लोगों द्वारा वोटिंग सिस्टम की जाती हो। राजशाही व्यवस्था में राज्य का प्रमुख आमतौर पर राजा या रानी होती है। उत्तराधिकारिता के माध्यम से पद पर आसीन होता है, जैसे कि ब्रिटेन में देखा होगा आपने, प्रधानमंत्री तो होता है लेकिन उसके ऊपर कौन होता है? महारानी होती है। वहीं गणतंत्र में राज्य प्रमुख हमेशा प्रत्यक्ष, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट रूप से निश्चित समय के लिए चुना जाता है, यानी कि 4 साल, जैसे अमेरिका में 4 साल, इंडिया में 5 साल के लिए चुना जाता है। इस तरह से इनका टर्म फिक्स होता है। लेकिन राजशाही में क्या है, वहां पर राजा का बेटा राजा, रानी। इसलिए भारतीय संविधान की प्रस्तावना में गणतंत्र का अर्थ यह है कि भारत का प्रमुख अर्थात राष्ट्रपति, जो भारत के प्रमुख होते हैं, जो सर्वोच्च नागरिक कौन होते हैं, तो भारत के राष्ट्रपति होते हैं, के जरिए सत्ता में आता है। उसका चुनाव 5 वर्ष के लिए अप्रत्यक्ष, इनडायरेक्ट रूप से चुना जाता है, यानी कि इसे राष्ट्रपति को डायरेक्ट नहीं चुनते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि जैसे कि हम MP MLA डायरेक्ट चुनते हैं, ये हमारे द्वारा चुने जाते हैं। इस तरह से हम राष्ट्रपति के चुनाव में ऐसा नहीं करते हैं। यहाँ पर जो भी MP MLA होते हैं वो राष्ट्रपति चुनाव के लिए हमारा प्रतिनिधित्व करते हैं वहां पर। गणतंत्र के अर्थ में 2 और बातें शामिल है। पहली है कि राजनीतिक संप्रभुता किसी एक व्यक्ति जैसे राजा के हाथ में होने के बजाय लोगों के हाथ में होती है। जो गणतंत्र होता है उसमें जो सत्ता होती है वो लोगों के हाथ में होती है। लोग जब चाहे उस व्यक्ति को
वहाँ के शासन उसके हाथ में बागडोर दे सकती है, जब चाहे उसे हटा सकती है। आप देख सकते हैं कि 2014 से पहले जो सरकार थी वो कांग्रेस की थी, अब 2014 के बाद बीजेपी की है। तो इसलिए जब अगर तुम अच्छा कार्य करोगे तो जनता आपको सपोर्ट करेगी, वोट देगी और आप सत्ता में बने रहोगे। दूसरी, किसी विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग की अनुपस्थिति, इसलिए हर सार्वजनिक कार्यालय बगैर किसी भेदभाव के प्रत्येक नागरिक के लिए खुला होता है। यानी कि गणतंत्र उसमें क्या होता है, राज्य में जितने भी सार्वजनिक स्थल होते हैं वो सबके लिए खुले होते हैं। गवर्नमेंट नौकरी में सब अपना 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 प्रतिनिधित्व करते हैं, सबके लिए जॉब अपॉर्चुनिटी बराबर होती है। तो ये गणतंत्र देश की एक महत्वपूर्ण विशेषता भी है। न्याय प्रस्तावना में न्याय 3 विभिन्न रूपों में शामिल है: सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक। यानी कि जो सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिक्स, इनकी सुरक्षा मौलिक अधिकार व नीति निर्देशक सिद्धांतों के विभिन्न उपबंधों के जरिए की जाती है। यानी कि फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी, इनके जरिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक सुरक्षा मिलती है। सामाजिक न्याय का अर्थ है हर व्यक्ति के साथ जाति, रंग, धर्म, लिंग के आधार पर भेदभाव किए समान व्यवहार किया जाएगा। यानी कि जो सामाजिक न्याय का अर्थ है कि किसी व्यक्ति, यानी कि उसकी जाति क्या है, कि वो एससी है, एसटी है, ओबीसी है, इस पर भी कोई भेदभाव नहीं होगा। रंग कि वह कौन, उसका रंग काला है, सांवला है, गोरा है, रेस जिसे बोलते हैं। धर्म की धर्म की बात करें, वो हिंदू है, वो मुस्लिम है, वो सिख है, वो ईसाई है, इसके ऊपर भी कोई भेदभाव नहीं होगा। लिंग कि वो स्त्रीलिंग है, वो वो महिला है, वो ट्रांसजेंडर है, इस तरह से भी कोई भेदभाव नहीं होगा, सबके लिए समान व्यवहार होंगे। इसका मतलब यह है कि समाज में किसी वर्ग विशेष के लिए विशेषाधिकारों की अनुपस्थिति और अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा महिलाओं की स्थिति में सुधार करना है। यानी कि इसका जो मतलब है सामाजिक न्याय का, एससी, एसटी, ओबीसी और महिला, वुमेन के लिए उनका स्थिति में सुधार करनी है। आर्थिक न्याय का अर्थ है कि आर्थिक कारणों के आधार पर किसी व्यक्ति से भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसमें संपदा, आय व संपत्ति की असमानता को दूर करना भी शामिल है। सामाजिक न्याय और आर्थिक न्याय का मिला जुला रूप है, अनुपाती न्याय को परिलक्षित करता है। यानी कि आर्थिक न्याय का क्या संबंध है, यानी कि उसके पास, किसी के पास 100 रुपये हैं और एक के पास 10 रुपये हैं, तो कहने मतलब ये है कि अगर यहाँ पे जो खाना मिल रहा है वो 10 रुपये प्लेट मिल रही है, तो इसके पास कम पैसे, तो जो ये रेस्टोरेंट है जहाँ पर खाना खाने गए हैं उसे मना कर दिया कि आपको खाना नहीं मिलेगा, तबकि पैसे तो ये भी दे रहा है, इसके पास भी 10 रुपये हैं, इसके पास भी 10 रुपये, इसके पास 100 रुपये हैं। ये भी इस तरह से ना हो, तो इसी वजह से आर्थिक न्याय भी दिया जाता है भारतीय संविधान द्वारा। राजनीतिक न्याय से मतलब है कि आप राजनीति में हिस्सा ले सकते हो, आप एमपी, एमएलए, किसी का भी ग्राम प्रधान, किसी का भी आप इलेक्शन लड़ सकते हो। ये राजनीतिक न्याय मिला हुआ है भारतीय संविधान की तरफ से, जो भी प्रस्तावना में दिया हुआ है। स्वतंत्रता का अर्थ है लोगों की गतिविधियों पर किसी प्रकार की रोक टोक की अनुपस्थिति तथा साथ ही व्यक्ति के विकास के लिए अवसर प्रदान करना। नंबर 7 देखते हैं, स्वतंत्रता का अर्थ है लोगों की गतिविधियों पर किसी प्रकार की रोक टोक की अनुपस्थिति तो साथ ही व्यक्ति के विकास के लिए अवसर प्रदान करना है। स्वतंत्रता का मतलब ये है कि आपको पूरी स्वतंत्रता, आप कहीं भी जा सकते हैं, कुछ भी गतिविधि कर सकते हैं जो कि देश को हानि ना पहुंचाती हो, और आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को कुछ भी कह सकते हो, लेकिन अपने देश के लिए कुछ नहीं कह सकते हो। आप किसी को भी मजाक बना सकते हो, किसी की मिमिक्री उतार सकते हो, ये आपकी स्वतंत्रता है। आप किसी पर भी अपना भाषण दे सकते हो, ये आपकी स्वतंत्रता है। प्रस्तावना हर व्यक्ति के लिए मौलिक अधिकारों के जरिए अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता सुरक्षित करती है। इनके हनन के मामले में कानून का दरवाजा खटखटाया जा सकता है। अगर इनका आपका हनन हो रहा है, जैसे अभिव्यक्ति, विश्वास, खेद, रिलीजन, उपासना की स्वतंत्रता अगर आपको सुरक्षित नहीं है और इनका हनन करता है कोई, तो आप इसे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। आर्टिकल किसके तहत? 32 के तहत। जैसे कि प्रस्तावना में कहा गया कि भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था को सफलतापूर्वक चलाने के लिए स्वतंत्रता परम आवश्यक है। यानी कि भारतीय लोकतंत्र को चलाने के लिए जो स्वतंत्रता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। हालांकि स्वतंत्रता का अभिप्राय यह नहीं है कि हर व्यक्ति को कुछ भी करने का लाइसेंस मिल गया है। मैंने आपको बोला है कि आप देश के बारे में कुछ नहीं बोल सकते, किसी पर्टिकुलर पार्टी के बारे में आप कुछ भी बोल सकते हो, लेकिन आप अपने देश के बारे में कुछ नहीं बोल सकते हो कहीं भी जाकर। स्वतंत्रता के अधिकार का इस्तेमाल संविधान में लिखित सीमाओं के भीतर ही किया जा सकता है। यानी कि जो संविधान में लिखी हुई विशेषताएं हैं उसी के अनुसार किया जा सकता है। मान लीजिए आपने अपने
कहने लगे मेरी फ्रीडम ऑफ स्पीच है और आप किसी पर्टिकुलर कास्ट या कम्युनिटी को इतना हनन कर रहे हो कि उसकी स्वतंत्रता हनन हो रही है, तो वो आपके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जाकर या किसी न्यायालय में जाकर आपके खिलाफ मुकदमा दायर कर सकता है, क्योंकि वो आपका तो फ्रीडम ऑफ स्पीच है लेकिन वो दूसरे व्यक्ति को हनन कर रहा है, तो इसी वजह से उसको फ्रीडम ऑफ लाइफ पर इम्पैक्ट पड़ रहा है, तो वो उसके तहत आपको सजा दिलवा सकता है। तो इसलिए आप किसी दायरे में ही रहकर अपनी स्वतंत्रता का इस्तेमाल कर सकते हो। संक्षेप में कहा जाए तो प्रस्तावना में प्रदत्त स्वतंत्रता एवं मौलिक अधिकारों को शर्त रहित नहीं है। हमारी प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व के आदर्शों को फ्रांस की क्रांति 1789 और 1799 जो हुई थी से लिया गया है। स्वतंत्रता का मतलब फ्रीडम है, आप कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो, कुछ भी खा सकते हो, कुछ भी पहन सकते हो, किसी भी धर्म को अपना सकते हो, कहीं किसी भी तरह का खाना खा सकते हो, ये सब आपकी स्वतंत्रता है। समता ये है कि आपके लिए सभी यानी कि जॉब अपॉर्चुनिटी में समान अवसर मिलेगा। ये बंधुत्व का मतलब भाईचारे की भावना को बढ़ाए रखना है। नंबर 8 देखते हैं समता। समता का अर्थ समाज के किसी भी वर्ग के लिए विशेष अधिकार की अनुपस्थिति और बिना किसी भेदभाव के हर व्यक्ति को समान अवसर प्रदान करने के उपबंध। भारतीय संविधान की प्रस्तावना हर नागरिक को स्थिति और अवसर की समता प्रदान करती है। इस उपबंध में समता के 3 आयाम शामिल हैं: नागरिक, राजनीतिक व आर्थिक। मतलब यह है भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसके हर नागरिक की स्थिति और अवसर की समता प्रदान करता है। इस उपबंध में समता के 3 आयाम होते हैं: नागरिक, राजनीतिक व आर्थिक, सिटीजन, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक। मौलिक अधिकारों पर निम्न प्रावधान नागरिक समता को सुनिश्चित करते हैं। नंबर 1 है विधि के समक्ष समता, आर्टिकल 14 के अनुसार। वह धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर मूलवंश निषेध, यानी कि आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 कहता है कि आप किसी व्यक्ति को धर्म, जाति, लिंग, भेदभाव, जन्म स्थान के ऊपर भेदभाव नहीं कर सकते। यहाँ पर एक एक पॉइंट ध्यान से देना, धर्म है, जाति है, लिंग है, जन्म स्थान है। यहाँ पर पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं है। क्वेश्चन आ चुका है यूपीएससी में। तो आर्टिकल 15 है वो किस आधार पर निषेध करता है, तो उसमें ये था धर्म, जाति, लिंग और पढ़ाई। तो ये पढ़ाई नहीं था, ये तीनों था, इनके अनुसार कर सकता है। लेकिन जन्म स्थान के आधार पर मूलवंश निषेध है लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता, यानी आर्टिकल 16। नंबर 10 है अस्पृश्यता का अंत, आर्टिकल 17। उपाधियों का अंत, आर्टिकल 18। यानी कि जो उपाधि दी जाती थी पहले कि दिन महाराजा धीराज, ये सब जो आर्टिकल 18 है इसके अनुसार हटा दी गई है। संविधान में 2 ऐसे उपबंध हैं जो राजनीतिक समता को सुनिश्चित करते प्रतीत होते हैं। प्रथम है कि धर्म, जाति, लिंग अथवा वर्ग के आधार पर किसी व्यक्ति को मतदाता सूची में शामिल होने के अयोग्य करार नहीं दिया जा सकता है, आर्टिकल 325। तथा दूसरा है लोकसभा विधानसभाओं के लिए वयस्क मतदान का प्रावधान, आर्टिकल 326 है। ये देखते हैं राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। अनुच्छेद 39 महिला तथा पुरुष को जीवन यापन के लिए पर्याप्त साधन और समान काम के लिए समान वेतन के अधिकार को सुरक्षित करते हैं। यानी कि जो डीपीएसपी है ये कहते हैं कि समान काम के लिए महिला व पुरुष को दोनों को समान वेतन दिया जाएगा। यानी कि पुरुष की अगर एक दिन की वेज 350 रुपये है तो महिला की वेज भी 350 रुपये होनी अनिवार्य है। आगे बात करते हैं नंबर 9 बंधुत्व। बंधुत्व का अर्थ है भाईचारे की भावना। संविधान एकल नागरिकता के एक तंत्र के माध्यम से भाईचारे की भावना को प्रोत्साहित करता है। मौलिक कर्तव्य अनुच्छेद 51 के भी कहते हैं कि यह हर भारतीय नागरिक का कर्तव्य होगा कि वह धार्मिक, भाषाई, क्षेत्र अथवा वर्ग विविधताओं से ऊपर उठ सौहार्द और आपसी भाईचारे की भावना को प्रोत्साहित करेगा। यानी कि जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं ये जो आर्टिकल 51 के तहत आती हैं, तो ये कहता है कि धार्मिक तथा भाषाई, क्षेत्रीय तथा वर्ग विविधता से ऊपर उठकर उस भाईचारे की भावना को प्रोत्साहित करेगा। ये नहीं कहेगा कि आप इस धर्म के हो, आप मुस्लिम धर्म के हो, आप सिख धर्म के हो, इन सब से ऊपर उठकर उसे भाईचारे की भावना को बढ़ाना पड़ेगा। और भाषाई क्षेत्र पर जैसे कि कुछ व्यक्ति गुजराती बोलते हैं इंडिया में, कुछ मराठी बोलते हैं, कुछ कन्नड़ बोलते हैं, कुछ हिंदी बोलते हैं, तो इन सबको भी परे रखकर उसे भाईचारे की भावना को बढ़ाना होगा। और क्षेत्रीय कि आप साउथ से हैं, आप नॉर्थ से हैं, इस भावना को छोड़कर आप ईस्ट से, आप वेस्ट से हो, कि आप पश्चिम से हो, आप उत्तर से हो, आप
तमिलनाडु के है और आप तेलंगाना को, इन सबसे ऊपर उठकर उसे भाईचारे की भावना को बढ़ावा देना होगा। प्रस्तावना कहती है कि बंधुत्व में दो बातों को सुनिश्चित करना होगा। पहला, व्यक्ति का सम्मान, दूसरा देश की एकता। यानी कि जो प्रस्तावना है ये कहती है कि जो बंधुत्व है उसको दो बातों को सुनिश्चित करना है। क्या है? चाहे एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, जनरल हो, जो कोई सी भी कैटेगरी हो, सब व्यक्तियों के लिए समान सम्मान दिया जाएगा। दूसरा कहता है देश की एकता और अखंडता को बनाए रखा जाएगा। यानी कि चाहे कोई भी व्यक्ति हो वो देश की डिग्निटी को हर्ट नहीं कर सकता, यानी कि उसकी देश की एकता, यूनिटी और डिग्निटी को, अखंडता को ठेस नहीं पहुंचा सकता है। अखंडता शब्द को 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया है। यानी कि जो अखंडता शब्द था ये 1976 के 42वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया। यानी कि शुरू में ये अखंडता शब्द नहीं था भारत के संविधान में। जो बाकी प्रारूप समिति के एक सदस्य के.एम. मुंशी के अनुसार व्यक्ति के गौरव का अर्थ है यह है कि संविधान न केवल वास्तविक रूप में भलाई, लोकतांत्रिक तंत्र की मौजूदगी सुरक्षित करता है, बल्कि यह भी मानता है कि हर व्यक्ति का व्यक्तित्व पवित्र है। इस पर किसी व्यक्ति के गौरव का सुनिश्चित करने वाले मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक सिद्धांतों के कुछ प्रावधान बल देते हैं। इसके अलावा मौलिक कर्तव्य 51 क में कहा गया है कि भारत के हर नागरिक की यह जिम्मेदारी होगी कि वह स्त्री के गौरव को ठेस पहुंचाने वाली किसी भी हरकत का त्याग करे और भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की सुरक्षा करे। कहने का मतलब यह है जो 51 क है ये भी कहता है कि हमें महिला की इज्जत और उसकी सुरक्षा करनी चाहिए और उसकी जो मान मर्यादा हो उसको बनाए रखना चाहिए, यानी कि उसको कभी बेइज्जती नहीं करनी चाहिए। इस तरह से आर्टिकल 51 क सुनिश्चित करता है। और भारत की संप्रभुता, सोवरेनिटी, यूनिटी और डिग्निटी की रक्षा करनी होगी। देश की एकता, अखंडता पद में राष्ट्रीय अखंडता के दोनों मनोवैज्ञानिक और सीमाई आयाम शामिल हैं। संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत का वर्णन राज्यों के संघ के रूप में किया गया है। यानी कि जो आर्टिकल 1 है उसमें जो भारत का वर्णन किया गया है राज्यों के संघ के रूप में किया गया है, ताकि यह बात स्पष्ट हो जाए कि राज्यों को संघ से अलग होने का कोई अधिकार नहीं है। यानी कि जो आर्टिकल 1 ये कहता है कि कोई भी राज्य भारत के क्षेत्र से बाहर नहीं जा सकता, यानी कि उससे अलग नहीं हो सकता है। इससे भारतीय संघ की बदली ना जा सकने वाली प्रकृति का परिलक्षण होता है। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय अखंडता के लिए बाधक सांप्रदायिकता, क्षेत्रवाद, जातिवाद, भाषावाद इत्यादि जैसी बाधाओं पर पार पाना है। मतलब इसका जो ये आर्टिकल 1 है इसका जो उद्देश्य यह है कि राष्ट्रीय यानी कि नेशनल डिग्निटी, सांप्रदायिकता यानी कि जाति जो कास्ट में लड़ाई दंगे होते हैं उन सबको पार पाना है। क्षेत्रवाद यानी कि आप, मैंने क्षेत्रवाद के बारे में बताया था कि आप साउथ से, आप नॉर्थ से हो, इससे भी पार पाना है। जातिवाद कि आप एससी से हो, आप नीच जाति से हो, आप ऊंच जाति से, इन सब से भी परे रहना है। भाषावाद कि आप कन्नड़ बोलते हो, आप मराठी बोलते हो, इन सब से भी परे रहना है। अब बात करते हैं प्रस्तावना का महत्व। प्रस्तावना में उस आधारभूत दर्शन, राजनीतिक, धार्मिक व नैतिक मौलिक मूल्यों का उल्लेख है जो हमारे संविधान के आधार है। इसमें संविधान सभा की महान आदर्श सोच उल्लिखित है। इसके अलावा यह संविधान की नींव रखने वालों के सपनों और अभिलाषाओं का परिलक्षण करती है। संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले संविधान सभा के अध्यक्ष सर अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर के शब्दों में संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है। यानी कि जो सर अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर हैं ये कहते हैं जो संविधान की प्रस्तावना है ये हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है। यानी कि हम दूर तक देखने के बाद ये हमारा सपना है कि ये हम भारत की जो संविधान की प्रस्तावना है ये बहुत ही अच्छी है। संविधान सभा की प्रारूप समिति के सदस्य के.एम. मुंशी के अनुसार प्रस्तावना हमारी संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य का भविष्य फल है। यानी कि जो के.एम. मुंशी है उनके अनुसार प्रस्तावना जो है वो हमारी संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य का एक भविष्य फल है। संविधान सभा के एक अन्य सदस्य पंडित ठाकुरदास भार्गव ने संविधान की प्रस्तावना के संबंध में कहा, प्रस्तावना संविधान का सबसे सम्मानित भाग है। यानी कि ये क्वेश्चन ये आएगा कि जो पंडित ठाकुर दास भार्गव हैं इन्होंने प्रस्तावना को क्या कहा है, तो इसे कहा है कि संविधान का सबसे सम्मानित भाग है। यह संविधान की आत्मा है। आत्मा भी ठाकुर दास ने कहा है। यह संविधान की कुंजी है, यह संविधान का आभूषण है, यह एक उचित स्थान है जहां से कोई भी संविधान का मूल्यांकन कर सकता है। अगर प्रस्तावना के बारे में देखे जाए तो प्रस्तावना को आभूषण बताया गया है
की यानी कुंजी बताई गई है, आत्मा बताई गई है संविधान की, और यह सम्मानित भाग बताया गया है। तो 4-5 चीज़ें हैं जो बताए गए हैं प्रस्तावना को। सुप्रसिद्ध अंग्रेजी राजनीति शास्त्री सर अर्नेस्ट वाकर संविधान की प्रस्तावना लिखने वालों को राजनीतिक बुद्धिजीवी कहकर अपना सम्मान देते हैं। वह प्रस्तावना को संविधान का कुंजी नोट कहते हैं। वह प्रस्तावना के पाठ से इतने प्रभावित थे कि उन्होंने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक प्रिंसिपल्स ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरी 1951 की शुरुआत में इसका उल्लेख किया है। यानी कि जो इनकी ये किताब थी सर अर्नेस्ट वाकर की, प्रिंसिपल ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरी 1951, इसमें सबसे पहले जो शुरुआत में उल्लेख किया गया है तो वो भारत की प्रस्तावना का उल्लेख किया गया है। भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश एम हिदायतुल्लाह मानते हैं कि प्रस्तावना अमेरिका की स्वतंत्रता की घोषणा के समान है, लेकिन यह घोषणा से भी ज़्यादा है। यह हमारे संविधान की आत्मा है जिसमें हमारे राजनीतिक समाज के तौर तरीकों को दर्शाया गया है। यानी कि जो हमारी प्रस्तावना है उसमें राजनीतिक और समाज के तौर तरीकों को दर्शाया गया है। इसमें गंभीर संकल्प शामिल है जिन्हें क्रांति ही परिवर्तित कर सकती है। यानी कि जो एक गंभीर संकल्प शामिल है और इसे कोई बड़ी ही क्रांति होगी तभी इसे परिवर्तित किया जा सकता है, नहीं तो अन्यथा नहीं किया जा सकता है। संविधान के एक भाग के रूप में प्रस्तावना को लेकर एक विवाद रहता है कि क्या यह संविधान का एक भाग है या नहीं। बेरुवाड़ी संघमावली 1960, जो कोई क्वेश्चन ये आता है, ये आया है सीटेट 2017 में। ये क्वेश्चन आया था कि बेरुवाड़ी संघ मामला किससे संबंधित है, ये वाला क्वेश्चन आ चुका है। तो ये प्रस्तावना संबंधित है। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना संविधान में निहित सामान्य प्रयोजनों को दर्शाता है और इसलिए संविधान निर्माताओं के मस्तिष्क के लिए एक कुंजी है। इसके अतिरिक्त अनुच्छेद में प्रयोग की गई व्यवस्थाओं के अनेक अर्थ निकलते हैं। इस व्यवस्था के उद्देश्य को प्रस्तावना में शामिल किया गया है। प्रस्तावना की विशेषता को स्वीकारने के लिए इस उद्देश्य के बारे में व्याख्या करते हुए उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। आप याद रख सकते हैं कि जो 1960 का बेरुवाड़ी वाला मामला था, इसने प्रस्तावना को संविधान का भाग नहीं बताया है। अब आगे देखते हैं। जो ये केशवानंद भारती मामला है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन ये आ सकता है केशवानंद भारती मामला कब आया था, तो 1973 में आया था। वो क्यों है इस बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि अभी हाल ही में जो केशवानंद भारती नाम के जो व्यक्ति थे उनका भी देहांत हो गया है, तो इसी वजह से थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। केशवानंद भारती मामले 1973 में उच्चतम न्यायालय ने पूर्व व्याख्या को अस्वीकार कर दिया। यानी कि कौन सी है पूर्व व्याख्या, 1960 का बेरुवाड़ी वाला मामला, उसको अस्वीकार कर दिया कि ऐसा कुछ नहीं है कि संविधान की प्रस्तावना है वो संविधान का अंग है, ये कह दिया इसमें। अब आगे देखते हैं। और यह व्यवस्था दी कि प्रस्तावना संविधान का एक भाग है और यह महसूस किया गया कि प्रस्तावना संविधान का अति महत्वपूर्ण हिस्सा है और संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित महान विचारों को ध्यान में रखकर संविधान का अध्ययन किया जाना चाहिए। LIC ऑफ इंडिया मामले LIC ऑफ इंडिया मामले 1995 में भी पुनः उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी कि प्रस्तावना संविधान का आंतरिक हिस्सा है। यानी कि क्वेश्चन ये आता है LIC जो मामला वो किससे संबंधित है, भारत की प्रस्तावना से संबंधित है। इसमें कहा गया है कि जो भारत के संविधान की प्रस्तावना है वह भारत का एक आंतरिक हिस्सा है, यानी कि एक आंतरिक हिस्सा बताया गया है इसमें। संविधान के अन्य भागों की तरह ही संविधान सभा ने प्रस्तावना को भी बनाया, परंतु जबकि अन्य भाग पहले से ही बनाए जा चुके थे। यानी कि जो संविधान सभा की जो प्रस्तावना है, संविधान की जो प्रस्तावना है, इसे भी बनाया गया है संविधान सभा द्वारा, लेकिन ये कब बनाया गया है, जब संविधान के अन्य भाग पहले से ही बनाए जा चुके थे। यानी कि जितना भी संविधान का बाकी भाग, अनुसूचियाँ, आर्टिकल थे, सब बनाए जा चुके थे। प्रस्तावना को अंत में शामिल किए जाने का कारण यह है कि इसे सभा द्वारा स्वीकार किया गया है। जो हम क्वेश्चन ये आता है कि प्रस्तावना को शुरू में संविधान सभा ने शुरू में अडॉप्ट किया था या लास्ट में, तो वो है लास्ट में अडॉप्ट किया था। इस सभा द्वारा स्वीकार किया गया। जब प्रस्तावना पर मत लगा तो संविधान सभा के अध्यक्ष ने कहा, प्रश्न यह है कि क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है। इस प्रस्ताव को तब स्वीकार कर लिया गया, लेकिन उच्चतम न्यायालय द्वारा वर्तमान मत दिए जाने के बाद कि प्रस्तावना संविधान का भाग है, यह संविधान के जनकों के मत से साम्यता रखता है। अब देखते हैं, दो तथ्य उल्लेखनीय हैं। प्रस्तावना न तो विधायिका की शक्ति का स्रोत है और न ही उसकी शक्तियों पर प्रतिबंध लगाने वाला है। यानी कि जो विधायिका है, विधायिका कौन होती है, जो विधायी कार्यों को, यानी कि जो विधेयक
बनाती है। उसकी जो शक्ति है विधेयिका की जो शक्ति है उसका कोई स्रोत नहीं है, यानी प्रस्तावना से विधायिका को कोई शक्ति नहीं मिलती है और ना ही प्रस्तावना जो ये विधायिका है उसकी शक्तियों पर प्रतिबंध लगाती है। नंबर 2 देखते हैं, यह गैर गैर न्यायिक है, यानी कि ये गैर न्यायिक है और अर्थात इसकी व्यवस्थाओं को को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। यानी कि गैर न्यायिक का मामला क्या है कि इसे जो प्रस्तावना है इसमें सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं कर सकता, यानी कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है और ना ही प्रस्तावना के जो व्यवस्था की गई है इसे उस न्यायालय में यानी कि उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट में इसमें चुनौती नहीं दी जा सकती। प्रस्तावना में संशोधन की संभावना, क्या प्रस्तावना में संविधान की धारा 368 के तहत संशोधन किया जा सकता है? यह प्रश्न पहली बार ऐतिहासिक केशवानंद भारती मामले 1973 में उठाया गया। यह विचार सामने आया कि इसमें संशोधन किया जा सकता है या नहीं, क्योंकि यह संविधान का भाग नहीं है। याचिकाकर्ता ने कहा कि अनुच्छेद 368 के जरिए संविधान के मूल तत्व व मूल विशेषताओं जो कि प्रस्तावना में उल्लेखित हैं को ध्वस्त करने वाला संविधान संशोधन नहीं किया जा सकता। हालांकि उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी कि प्रस्तावना संविधान का एक भाग है और न्यायालय ने अपना यह मत बेरुवाड़ी संघ 1960 के तहत दिया था। कहा कि प्रस्तावना को संशोधित किया जा सकता है बशर्ते मूल विशेषताओं में संशोधन नहीं किया जाए। दूसरे शब्दों में न्यायालय ने व्यवस्था दी कि प्रस्तावना में निहित मूल विशेषताओं को अनुच्छेद 368 के तहत संशोधित नहीं किया जा सकता है। अब तक प्रस्तावना को केवल एक बार 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत संशोधित किया गया है। इसके जरिए इसमें 3 नए शब्दों को जोड़ा गया है। कौन कौन से? समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष एंड अखंडता। इस संशोधन को वैध ठहराया गया था, यानी कि 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में पहली एक बार संशोधन हो चुका और उसमें कौन कौन से शब्द जुड़े थे? समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष एवं अखंडता। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ गाइस अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अगला चैप्टर होगा चैप्टर नंबर 5, संघ एवं इसके क्षेत्र, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। तो कृपया इस चैप्टर को जरूर पढ़ लें। उसी के बाद जो अगर आप लेक्चर सुनोगे तो थोड़ा समझ में आएगा। जहाँ पे डाउट हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में डाउट को आप लिख सकते हैं कि आपके क्या डाउट हैं। तो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले लेक्चर के साथ।